हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का टॉपिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बताएंगे। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो राज्यसभा में पारित हुआ था यह 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा में कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 26 अगस्त 2009 को। 1 अप्रैल 2010 को यह जो आरटीआई था वह पूरे देश में लागू हो गया। तो राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 20 जुलाई को। लोकसभा में 4 अगस्त को पारित हुआ था। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 26 अगस्त 2009 को। और पूरे देश में जो आरटीआई लागू हुआ वो 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में आरटीआई लागू हो गया। आरटीआई मतलब क्या हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो था वो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। इसमें कुल 7 अध्याय हैं और जो धाराएं हैं वो कितनी है? 38। तो अध्याय कितने हैं? 7 और धाराएं हैं 38। आरटीआई का ऑफिशियल नाम है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य क्या था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। मतलब शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। आरटीआई लागू करने वाला पहला देश, आरटीआई लागू करने वाला जो पहला देश था वह था स्वीडन। स्वीडन ने सबसे पहले आरटीआई को लागू किया था। और भारत जो था वो विश्व का 135वां देश था शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला। तो जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला पहला देश स्वीडन था और भारत जो था वो 135वां देश था। किसको लागू करने वाला? शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा। और तभी से क्या हुआ? तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास शुरू कर दिया। आगे चल के क्या हुआ? 2 दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। मतलब राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो आयु वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा देगा। और कैसी शिक्षा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। और जो अनुच्छेद 21 का है वो 2 दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था। भाग 4 में जो मूल कर्तव्य हैं उनमें एक नया मूल कर्तव्य 51 टा भी जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक माने जो बालक की देखभाल करते हैं, बालक या बालिका की जो देखभाल करते हैं उनको संरक्षक भी कहा जाता है। तो माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए, जिसको वह पाल रहे हैं, उनके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
तो 86वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे। अनुच्छेद 21 का, जिसमें लिखा है कि राज्य जो है उसकी जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। और दूसरा अनुच्छेद जोड़ा गया था 51 टा, जो कि मूल कर्तव्य था। उसमें यह था कि माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि वह 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया और इसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया गया। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के दौरान अनुच्छेद 21 का जो था भाग 3 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था उसमें क्या हुआ, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा अब समवर्ती सूची का विषय है। पहले यह किस सूची का विषय था? पहले यह राज्य सूची का विषय था। जो शिक्षा था वो पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन 46वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे की बात की जाती है। तो प्राथमिक विद्यालय जो 1 से 5 तक हैं उसमें 200 दिन की बात की गई है और 800 घंटे की बात की गई है। ठीक है, जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो कार्य दिवस हैं शिक्षक के 1 से 5 तक लेकर वो 200 दिन हैं और 800 घंटे हैं। जबकि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वो 6 से 8 वाले, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8 हैं उसमें 220 दिन की बात की गई है और 1000 घंटे की बात की गई है। शिक्षक को 1000 घंटे देने हैं, 220 दिन कार्य करना है। प्रतिदिन शिक्षण कार्य की बात करते हैं तो प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक 4 घंटे और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4.5 घंटे। उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब क्या हुआ, 6 से 8 तक में 4.5 घंटे प्रतिदिन शिक्षण कार्य करना है और प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 जो है उसमें 4 घंटे कार्य करना है। छात्र शिक्षक अनुपात की बात जो है वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में की गई है। उन्होंने बताया है कि जो प्राथमिक विद्यालय है मतलब 1 से 5 है उसमें 30:1 होना चाहिए। मतलब एक शिक्षक पर 30 विद्यार्थी, एक शिक्षक जो है वो 30 विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक पर 35 बच्चे होने चाहिए। मतलब एक शिक्षक 35 बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, तो छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो प्राथमिक विद्यालय में 30:1 है और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35:1 है। घर से विद्यालय तक की दूरी की बात कर लेते हैं तो प्राथमिक विद्यालय जो हैं वो 1 से 5 वाले जो हैं वो 1 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वो 3 किलोमीटर की दूरी पे होने चाहिए। एक प्राथमिक शिक्षक को 45 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करना होगा। क्वेश्चन आता है कि एक प्राथमिक शिक्षक को प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करना होगा, तो एक प्राथमिक शिक्षक को 45 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करना होगा। तो इतना पता चल गया कि घर से विद्यालय तक की जो दूरी है वो प्राथमिक विद्यालय में 1 किलोमीटर है और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 किलोमीटर है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो बाद में वह अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है।
अगर कोई बालक जो है वो 6 वर्ष की उम्र उसकी हो गई, वह विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाया और बाई चांस उसकी उम्र जो है 7 या 8 वर्ष हो गई, तो वह अपनी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश लेगा। ठीक है, यदि वह निर्धारित 14 वर्ष तक की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएं। तो यह किसकी जिम्मेदारी है? माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को वो विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा। सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। इसमें यह बताया गया है कि जो सरकारी विद्यालय हैं वो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे ही, लेकिन जो निजी मतलब जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके लिए भी बोला गया है कि प्राइवेट विद्यालयों में भी जो निर्बल बालक हैं, जो निर्बल समुदाय के बच्चे हैं, उनके लिए भी पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। नेक्स्ट है रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल में निष्कासित किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से फेल नहीं किया जाएगा, उसे उस कक्षा में रोका नहीं जाएगा। बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी, किसी भी प्रकार से उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित ना किया जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना मान्यता प्राप्त लिए कोई भी स्कूल नहीं चलाएगा। मतलब स्कूल जो है वो वही चला पाएगा जिसने मान्यता प्राप्त कर ली हो, और उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जाएगी जो धारा 19 में वर्णित मानक पूरे करते हैं। तो जो धारा 19 में जो वर्णित मानक है उसको पूरे करेंगे, उसके बाद ही उन स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति। अनुदान न पाए जाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। जो अनुदान न पाए जाने वाले स्कूल हैं उन स्कूलों को छोड़कर जो सभी स्कूल हैं वो स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे, जिनमें अभिभावक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, तो जो एसएमसी है मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति है, उसमें क्या होगा? अभिभावक भी होंगे, शिक्षक भी होंगे और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विद्यालय विकास योजना। धारा 21 में वर्णित विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल विकास योजना बनाने और उसकी संस्कृति करने का कार्य करेगी। छात्र शिक्षक अनुपात। इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक ना हो। ठीक है, 1:40 मतलब 1 शिक्षक होना चाहिए और 40 बच्चों, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। वैसे प्राथमिक विद्यालयों के लिए क्या है कि 30 बच्चे होने चाहिए और 1 शिक्षक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक के लिए क्या है? 35 बच्चे होने चाहिए और 1 शिक्षक होना चाहिए। लेकिन किसी भी स्थिति में यह 1:40 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 1 शिक्षक और 40 बच्चों से किसी भी अनुपात में अधिक नहीं होना चाहिए। गैर शैक्षिक कार्य का प्रतिषेध। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कोई भी नहीं कराए जाएंगे। गैर शैक्षणिक कार्य में सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा कार्यों को ही कराया जाएगा। जो आपदा राहत वाले कार्य होते हैं उनको ही कराया जाएगा। बाकी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराए जाएंगे। सिर्फ कौन कौन से कार्य करवाए जाएंगे? जो जनगणना से संबंधित कार्य हो, चुनाव से संबंधित कार्य हो और आपदा राहत से संबंधित कार्य हो, वो कार्य कराए जाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई और कार्य नहीं कराया जाएगा। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। कोई शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा। मतलब कोई भी शिक्षक जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना।
बाल शिक्षा संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आया था के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग, परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेंगे। तो जो बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना है, तो बाल शिक्षा संरक्षण आयोग अधिनियम जो था वो 2005 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीआई एक्ट से संबंधित धाराएं। धारा 3 में लिखा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 6 से 8वीं तक का प्रावधान। धारा 6 के तहत बच्चों के पड़ोस के किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार है, कि मतलब बच्चा जो है वो पड़ोस के किसी भी स्कूल में दाखिला ले सकता है। धारा 6 ऐसा कहती है। धारा 12 में लिखा है कि निजी गैर सहायता प्राप्त तथा गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% आरक्षण को अनिवार्य करता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 25% आरक्षण होगा। ठीक है। धारा 16 कहती है कि बालक को किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, उसका ठहराव, विरोध या फेल नहीं किया जाएगा। मतलब धारा 16 में ये लिखा हुआ है कि बच्चे को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा, उसे किसी भी प्रकार से फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17 में लिखा है कि धारा 17 में दंड का निषेध किया गया है। धारा 21 है, प्रत्येक विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें 75% अभिभावक होंगे और 50% महिलाएं होंगी। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति, उसमें 75% अभिभावक होंगे और 50% महिलाएं होंगी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक। कौन, क्वेश्चन पूछा आता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या फिर विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होता है। धारा 23 में है, किसी भी प्रकार का डोनेशन और कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी। धारा 24 में लिखा है कि अध्यापकों के कर्तव्य जो हैं वो धारा 24 से संबंधित हैं। धारा 27 में लिखा है कि शिक्षक को जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव संबंधित कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 में है कि कोई भी शिक्षक खुद को निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि से संलग्न नहीं करेगा। यह नियम जो केवल है वो सरकारी शिक्षकों पर ही लागू होता है। तो यह केवल जो नियम है वो सरकारी शिक्षकों पर लागू किया गया है, जो प्राइवेट शिक्षक हैं उन पर लागू नहीं किया गया है। सबसे अधिक धाराएं जो हैं वो अध्याय 4 में हैं, 12 से लेकर 28 तक हैं। कम से कम कितनी धाराएं हैं? 16 धाराएं हैं। तो जो अध्याय 4 है वो सबसे बड़ा अध्याय है। इसमें कितनी धाराएं हैं? 16। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीआई के अनुसार आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, करके सीखने पर बल दिया जाएगा और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। शिक्षक के दायित्व एवं कर्तव्य: शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय का संगठन तथा व्यवस्था करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, पाठ को रोचक बनाने हेतु विभिन्न उपकरणों की रचना करना, जो शिक्षण विधियां होती हैं उनका उपयोग करना। ठीक है। सिद्धांत की बजाय व्यवहारिकता पर बल देना, धर्म मुक्त शिक्षा का प्रसार करना, जनतांत्रिक व्यवहार पर बल देना, मूल्यांकन के नवीन तरीकों को खोजना, शिक्षण के दौरान सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करना, मतलब सामाजिकता को बल देना। ठीक है। तो शिक्षक के दायित्व एवं कर्तव्य में यही है कि शिक्षा प्रदान करना है, छात्रों का मार्गदर्शन करना है, पाठ को रोचक बनाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करना है, व्यवहारिकता पर बल देना है, धर्म मुक्त शिक्षा का प्रसार करना है और सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना है। आरटीआई 2009 का उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। जो 51A है मूल कर्तव्य, उसमें 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। इस नियम के अनुसार सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं में 25% सीटों के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। बच्चों की स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल में व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा।
किसी भी बालक को किसी भी कक्षा में फेल करके रोका नहीं जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में अगर 200 से ज़्यादा छात्र हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 होगा। 40:1 होगा, मतलब 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। स्कूल मैनेजमेंट समिति का वर्णन धारा 21 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 75% अभिभावक हैं और 50% महिलाएं हैं। और स्कूल मैनेजमेंट समिति है विद्यालय प्रबंधन समिति, इसका अध्यक्ष होता है अभिभावक। ठीक है। शिक्षा का अधिकार 21 का भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में शामिल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ठीक है। 9 साल के बच्चे का जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार चौथी कक्षा में धारा 4 के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। मतलब बच्चे को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो उनके लिए एक प्रधानाध्यापक एवं 5 शिक्षक का प्रावधान है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। जो उचित सरकारें हैं वो दाखिले, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। भारत के शैक्षिक इतिहास में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा जो है वो 18 वर्ष तक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा 18 वर्ष तक है। दिव्यांग बच्चों के लिए जो मुक्त शिक्षा है वो कितने वर्ष तक है? 18 वर्ष तक है। और जो सामान्य बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है वो कितने वर्ष तक है? 14 वर्ष तक। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा जो है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो 18 वर्ष रखी गई है, जबकि जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए 14 वर्ष तक रखी गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने 4 प्रकार के स्कूल बताए हैं। पहला कौन सा है? सरकारी स्कूल और नियमित स्कूल, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, विशेष श्रेणी के स्कूल, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, अनुदान न प्राप्त करने वाले निजी स्कूल। तो पहला है सरकारी स्कूल और नियमित स्कूल, दूसरा है अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, तीसरा है विशेष श्रेणी के स्कूल, नवोदय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, और अनुदान न प्राप्त करने वाले निजी स्कूल। और विकलांग बच्चों हेतु, विकलांग बच्चे कह लें या दिव्यांग बच्चे, उनके लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र बढ़ाकर जो कर दी गई है वो कितनी कर दी गई है? 18 साल रखी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2009-10 में सर्व शिक्षा अभियान और आरटीआई के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनिल बोर्डियो कमेटी की स्थापना की गई। अनिल बोर्डियो कमेटी की स्थापना की। कौन सी कमेटी की? अनिल बोर्डियो कमेटी की स्थापना। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 का अर्थ है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कुल 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक कार्यरत है। यदि 30 से ऊपर के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, यदि जो छात्रों की संख्या है वो 30 से ऊपर हो जाती है, तो जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 60:2 हो जाएगा। मतलब अगर 60 बच्चे हैं तो 2 अध्यापक होंगे और 30 बच्चे हैं तो 1 अध्यापक होगा। ठीक है। शिक्षा के अधिकार का जनक किसको माना जाता है? शिक्षा के अधिकार का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को शिक्षा के अधिकार का जनक माना जाता है। तो आज क्लास में हमने क्या पढ़ा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ा। ठीक है। और यह पूरे देश में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।